subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the most important topic of the pharmacology, that is a GPCR or G protein coupled receptors. I will discuss about the steps of the GPR signaling and the various G proteins and their signaling pathway. तो आज इस वीडियो पे हम GPCR के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिसेप्टर फार्माकोलॉजी को लेकर या फिर फार्माकोलॉजी को लेकर। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके पी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 फार्माकोडायनेमिक चैप्टर का यूनिट नंबर जो आपका 2 है, उसका ये पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैक्सिमम ड्रग हैं आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को छोड़कर, जितने भी ड्रग आपके सिस्टमिक डिसीज में काम करते हैं और जो भी ड्रग्स आपके रिसेप्टर्स में काम करते हैं, उनमें से 90% ड्रग जो हैं GPCR के थ्रू ही काम करते हैं। GPCR इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द रिसेप्टर फैमिली। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है एनिमेशन फॉर्म पे होगा, तो आपको भी इंटरेक्टिव होगा और आप इजीली समझ सकते हैं। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm फोर्थ सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो GPCR सिग्नलिंग पाथवे और द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनके कंपोनेंट्स के। तो बेसिकली आपका जो GPCR है, ये भी आपके आयन चैनल्स की तरह या फिर लिगांड गेटेड आयन चैनल्स रिसेप्टर्स की तरह ही सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं। मीन्स ये भी आपके जो टारगेट सेल्स हैं उनमें जो आपके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि ये आपका है सेल मेम्ब्रेन। इन सेल मेम्ब्रेन में आपके इस तरीके से जो आपका प्रोटीन्स हैं ये अरेंजमेंट होते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का, जिसमें आपके जो NH2 डोमेन साइट हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स हैं, उस साइट्स पे होते हैं, इस एरिया पे होते हैं आपके लिगांड बाइंडिंग डोमेन्स, जिसे हम बोलते हैं ड्रग बाइंडिंग साइट और द लिगांड बाइंडिंग साइट्स। तो इस एरिया पे आपके जो लिगांड्स हैं, जो एगोनिस्ट हैं या एंटागोनिस्ट हैं, वो आके बाइंड कर सकते हैं और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं अगर वो एंटागोनिस्ट हुआ तो, या फिर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर वो एगोनिस्ट हुआ तो। एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, ये सब ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इंट्रासेलुलर डोमेन्स में जो आपके COH एरिया है, उस एरिया पे आपके होते हैं G प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। यहाँ पे जो भी G प्रोटीन्स हैं वो आके बाइंड करते हैं। नाम से ही है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, मीन्स ऐसा रिसेप्टर्स जिससे G प्रोटीन कपल्ड हो, लिंक्ड हो। तो अल्टीमेटली G प्रोटीन इज द सिग्नलिंग रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। इसके केस में G प्रोटीन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G प्रोटीन के बेस पे ही आपके जो सेलुलर एक्टिविटी है वो चेंज होंगी। उनकी ही अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये है आपका G प्रोटीन। G प्रोटीन बेसिकली इनएक्टिव स्टेट पे अगर बात करें हम, कोई भी लिगांड हो या ड्रग हो या एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, बाइंड नहीं किया है, उसके केस में जो G प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, जो कि होते हैं ट्राइमेरिक फॉर्म पे। ये आपका ट्राइमेरिक फॉर्म है, जिसमें आपके अल्फा, बीटा और गामा से बना होता है। और इनएक्टिव स्टेट में जो G अल्फा प्रोटीन है वो आपके GTP लिंक्ड रहते हैं, GTP के साथ अटैच रहते हैं, जो कि इनएक्टिव स्टेट है। ठीक, और ये है आपका इफेक्टर प्रोटीन, जिसके थ्रू आपका जो G प्रोटीन है इन इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टर प्रोटीन या तो आपके होंगे एनालाइज साइक्लेज होंगे, जिसके थ्रू आपके साइक्लिक MP पाथवे एक्टिवेट होता है, या फिर फास्फोलाइपेज C होंगे। ठीक है, जो आपके IP3DAG पाथवे को रेगुलेट करता है। इसके अलावा आपके आयन चैनल्स भी हो सकते हैं, जो कैल्शियम पोटेशियम कंडक्शन को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली इफेक्टर प्रोटीन में आपके आयन चैनल्स या एंजाइम्स होते हैं। तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो GPCR की बात करें तो इट इज़ अ 7 अल्फा हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स सेगमेंट्स विच रन इनटू 3 एक्स्ट्रासेलुलर एंड 3 इंट्रासेलुलर लूप्स। तो ये जो आपका है, जैसे कि देख सकते हैं, ये आपका 7 मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 7 अल्फा हेलिकल। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब आपके एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों को ये कवर करता है। ठीक है, जो आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं आपके सेल्स में यही आपके होते हैं। ठीक है, अब इसमें होते हैं 3 आपके, ये आपका 1, ये 2 और ये 3 एक्स्ट्रासेलुलर लूप, और ये आपका इंट्रासेलुलर लूप्स। ठीक, ये बेसिक उनका स्ट्रक्चर है।
and LBS located at the extracellular space while the G protein binding sites located at the साइटोलिक सेगमेंट्स। तो जो आपके LBS है मीन्स लिगांड बाइंडिंग साइट्स है या ड्रग बाइंडिंग साइट्स है, वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंस होते हैं, जबकि जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स आपके साइटोसोलिक मीन्स आपके इनर सेल्स पे, सेल्स के इनर पार्ट पे लोकेट होते हैं यहाँ पे, ठीक। एंड बात करते हैं जी प्रोटीन्स के बारे में। जी प्रोटीन, जी होता है ग्वानोसिन, सो इट इज अ ग्वानोसिन प्रोटीन एंड सिग्नलिंग, सो इट इज़ अ हेट्रोमेरिक जीटीपी बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन। तो जो नॉर्मल की बात करें, जी प्रोटीन्स मोनोमेरिक भी होते हैं और हेट्रोमेरिक भी होते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो जो मेनली ये आपके हेट्रोमेरिक होते हैं मीन्स इसमें आपके ट्राइमर फॉर्म होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, जो कि जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, जो कि जीटीपी से बाइंड रहते हैं, जीटीपी या जीडीपी। अगर वो जीटीपी से बाइंड है, मतलब अगर वो जीटीपी से बाइंड है तो वो एक्टिवेट है, अगर वो जीडीपी से बाइंड है तब वो इनएक्टिवेट है। जैसे हमने कहा जो इनएक्टिव स्टेट में ट्राइमर फॉर्म होते हैं और वो जीडीपी से बाइंड होते रहते हैं। एंड इट एक्ट्स एज सिग्नलिंग प्रोटीन और सिग्नल ट्रांसड्यूसर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में जो आपके सिग्नल ट्रांसड्यूसर है वो है आपका जी प्रोटीन। एंड इट कन्वेज द सिग्नल फ्रॉम द ड्रग रिसेप्टर टू द इफेक्टर प्रोटीन। तो अल्टीमेटली ये जो भी ड्रग हैं, एगोनिस्ट हैं, उसके सिग्नल्स को रिसेप्टर एक्टिवेट के थ्रू ये सिग्नल्स को कन्वे करता है आपके इफेक्टर प्रोटीन के पास, और फिर उस इफेक्टर प्रोटीन की वजह से भी आपके सेलुलर रिस्पॉन्स होंगे। एंड दे आर फ्लोट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये आपके फ्लोटिंग नेचर का होता है, ये स्टेबल या फिक्स नहीं होता, ये सेल मेम्ब्रेन में इजिली आपके मूव कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग मेम्ब्रेन होते हैं। एंड इन एक्टिवेटेड स्टेट ट्राइमर फॉर्म एंड एसोसिएटेड विद द जीडीपी, जैसे हमने कहा। एंड द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑलो द बाइंड टू द जीबीएस मीन्स जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट एंड एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन जीटीपी एसोसिएटेड बाय द ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर। हम आगे बात करेंगे कैसे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जब भी आपका जो एगोनिस्ट है ड्रग से बाइंड करता है, उसके बाद बनेगा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने से ही आपके जो, अगर वो एगोनिस्ट हुआ तो कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे। उस कंफर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से जो आपका जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से फिर फर्दर जी प्रोटीन जो है, जो एक्टिवेट जी प्रोटीन है, वो आके बाइंड करेगा, वो एक्टिवेट होगा, जीटीपी से लिंक्ड होगा और फिर फर्दर वो इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। एंड आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द जी अल्फा प्रोटीन, और जी अल्फा की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, जी अल्फा आई एस क्यू, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स after activation of the G alpha molecules dissociate with the trimer form and further activate the effector proteins by the GTPase activity with the help of GTPase activated protein, ठीक है। तो इन तरीके से ये काम होते हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं। अब कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, हम देखते हैं इसको एनिमेशन फॉर्म पे, ताकि आपको इजीली याद रह सके। चलिए, सो आते हैं स्टेप नंबर 1। ड्रग बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स एंड फॉर्म द डीआर कॉम्प्लेक्स और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एट द लिगैंड बाइंडिंग साइट्स। तो जो आपका ये जो ड्रग है वो आके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, इस तरीके से मूव करेगा और रिसेप्टर पे आके बाइंड कर दिया उसके आपके बाइंडिंग साइट्स पे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका कंफर्मेशनल चेंजेस ऑफ द रिसेप्टर्स ऑलो द बाइंडिंग टू द जी प्रोटीन बाइंड्स एट द जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। इसके बाद एक्टिवेट करता है रिसेप्टर्स को, उससे कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे, उससे जो आपका ये जो आपका जी अल्फा प्रोटीन है वो जाके मूव करेगा आपके जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड करेगा, इस तरीके से, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर GEF, ठीक। तो ये फिर आपका जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर की हेल्प से, और यहाँ पे जो GDP था वो आपका GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा आपके जी अल्फा से। तो इस तरीके से जी अल्फा प्रोटीन अब एक्टिवेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका डिसोसिएशन ऑफ द एक्टिव जी अल्फा GTP प्रोटीन एंड बाइंड विद द रिसेप्टर प्रोटीन। तो ये फिर आपको एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये एक्टिवेटेड जो प्रोटीन है जी अल्फा वो आके मूव करेगा और आके यहाँ पे बाइंड करेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब आके इसको बाइंड कर दिया, इफेक्टर प्रोटीन पे जाके उसको एक्टिवेट करने के लिए बाइंड कर रहा है, समझ लो। एंड द फास्फोराइलेशन ऑफ द और एक्टिवेशन ऑफ द इफेक्टर प्रोटीन बाय जीटीपेस एक्टिविटी ऑफ द जी अल्फा प्रोटीन विद द, जैसे कि ये आपका GTP था, अब वो इसको फास्फोराइलेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा और ये वापस GTP में चेंज हो जाएगा और ये आपका एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ
गैप मीन्स गुआनोसिन GTPase एक्टिवेटेड प्रोटीन के थ्रू, इस तरीके से। फिर अब ये जो इफेक्टर प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो चुका है और जो जी अल्फा प्रोटीन है जो GTP से बाइंड था, जो एक्टिवेट था, वो इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर एंड फर्दर अल्टर द सेलुलर एक्टिविटी। अभी एक्टिवेट हो गया है प्रोटीन्स, अभी आयन चैनल्स हो सकता है या आपके एंजाइम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं साइक्लिक एमपी पाथवे के थ्रू या फिर आपके IP3DG पाथवे, उसमें जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं AC या एनाइल साइक्लेस या फिर फास्फोलाइपेज C। ठीक। उसके बाद ये जो हैं जो इनएक्टिव जी अल्फा प्रोटीन है वो वापस आपका प्रोटीन फास्फोरेट हो गया, उसके बाद आपका सेलुलर रिस्पॉन्स मिल गया। वापस ये जो जी अल्फा जो इनएक्टिव स्टेट हैं वो वापस जो हैं दूसरे जो आपके अदर ट्राइमर्स फॉर्म के जो मॉलिक्यूल्स थे बीटा और गामा, उसके साथ में जाके वापस बाइंड कर जाते हैं इस तरीके से। तो ये फिर वापस इनएक्टिव हो गया। अपना एक्टिवेशन देने के बाद, रिस्पॉन्स आने के बाद जो जी अल्फा इनएक्टिवेट स्टेट था वापस वो ट्राइमर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब ये जो आपके सेकेंड मैसेंजर हैं वही मेन है आपके सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके इफेक्टर प्रोटीन पे, या तो कौन से एंजाइम्स हैं या आयन चैनल्स हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के इसमें हमको पढ़ना है मेजरली। एक है आपका साइक्लिक एमपी सेकेंड मैसेंजर जो कि रेगुलेट द साइक्लिक एमपी एंड प्रोटीन काइनेज ए पाथवे। नेक्स्ट है आपका IP3 मीन्स इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच रेगुलेट द IP3 कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे। एंड थर्ड है आपका DAG जो आपके रेगुलेट द DAG मीन्स डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन काइनेज C पाथवे। ठीक। इसके अलावा जी प्रोटीन ऑपरेटेड आयन चैनल्स भी हम पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लासेस पे। तो 3 मेजर पाथवेज हैं, एक साइक्लिक एमपी पाथवे, सेकेंड है आपका IP3DG पाथवे, थर्ड है आपका आयन सिग्नलिंग। ठीक। तो इस तरीके से आपका जो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं वो काम करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। अब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो सेकेंड मैसेंजर है या ये जो इफेक्टर प्रोटीन है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप का सेल्स है और किस टाइप के सेल्स में कौन सा जी अल्फा प्रोटीन है। तो ये जी अल्फा प्रोटीन की वजह से ही एक्टिवेट होता है। अब डिपेंड करता है जी प्रोटीन्स पे। चलिए अब हम आते हैं जी प्रोटीन्स पे कि कौन कौन से जी प्रोटीन्स होते हैं और कौन कौन से एक्टिवेट कर सकते हैं पाथवे को। सो जी प्रोटीन्स होते हैं 2 मेजर टाइप के, एक है आपका हेट्रोमेरिक, एक है आपका मोनोमेरिक। बेसिकली हम यूजी लेवल पे, विभाम लेवल पे हम केवल हेट्रोमेरिक ही पढ़ते हैं, जी अल्फा ही पढ़ते हैं उनमें से खासकर, और उस जी अल्फा में केवल 3 टाइप के ही पढ़ते हैं, जी अल्फा एस, अल्फा आई और अल्फा क्यू। पर उसके अलावा भी बहुत सारे और जी प्रोटीन्स होते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन्स जो बना होता है आपके जी अल्फा और जी बीटा गामा से। ये डायमर फॉर्म में होते हैं और ये आपके फिक्स्ड होते हैं, ये आपके अटैच डिटैच नहीं होते हैं, जबकि जी अल्फा इन गामा बीटा से डिटैच हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब आते हैं, पहला है आपका जी अल्फा एस प्रोटीन। ये जी अल्फा एस प्रोटीन बेसिकली आपके एडेनाइल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये है आपका इफेक्टर प्रोटीन इसके केस में। ठीक है। उसके थ्रू जो है आपके एडेनाइल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होने से जो आपके ATP है वो बनाता है आपका साइक्लिक MP में, और ये फर्दर जो साइक्लिक MP है वो प्रोटीन काइनेज A पाथवे के थ्रू अपना फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा आपके जो जी अल्फा एस प्रोटीन है वो आल्सो इनहेंस द कैल्शियम कंडक्शन, वो कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उससे जो इंटरसेलुलर कैल्शियम आयंस हैं वो इंक्रीज होगा और कैल्शियम कंडक्शन भी इंक्रीज होगा, मीन्स कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे भी एक्टिवेट होंगे। नेक्स्ट है आपका जी अल्फा आई। जी अल्फा आई जस्ट अपोजिट होता है आपके जी अल्फा एस के। जी अल्फा आई बेसिकली इनहिबिट द एडेनाइल साइक्लेस एंजाइम एंड डिक्रीज द साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए पाथवे एंड ऑल्सो इनहेंस द कंडक्शन ऑफ पोटेशियम आयन। क्योंकि पोटेशियम, याद रखिए आप, जब भी ये आपका आयन चैनल्स हैं, तो अगर ये कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, ठीक है, तो जब भी कैल्शियम आयन चैनल्स एक्टिवेट होंगे तब कैल्शियम आपके इनसाइड आएगा। ठीक है। लेकिन पोटेशियम के केस में जब भी आयंस आपके, ये सपोज आपका आयन चैनल्स हैं, तो आपके जो आयंस हैं वो बाहर की ओर जाएंगे। ठीक। तो इसलिए अगर पोटेशियम आयन कंडक्शन इंक्रीज होता है तो पोटेशियम का लॉस होगा आपके सेल से। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो आपके हाइपरपोलाइजेशन है वो होगा, सेलुलर एक्टिविटी डिक्रीज होगी।
तो अल्टीमेटली ये आपके स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है आपके साइक्लिक एमपी के केस में। अब इनके क्या स्पेसिफिक इफेक्ट्स होंगे वो हम जब पढ़ेंगे डिफरेंट ड्रग के क्लास में, तब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है आपका GQ याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन ही कराता है मेनली। तो GQ की बात करें तो GQ जो प्रोटीन है वो बेसिकली एक्टिवेट द फास्फोलाइपेज C एंजाइम, ठीक है, PLC एंजाइम, जो एक तरीके से PIP2 को फास्फोडिडाइल इनोसिटाल डाइफॉस्फेट को PIP3 मीन्स इनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट और DAG मीन्स डाइसेल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसके थ्रू जो IP3 और कैल्शियम सिग्नलिंग एक्टिवेट होगा और DAG के थ्रू प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा। इसके अलावा GQ प्रोटीन आल्सो एक्टिवेट द कैल्शियम कंडक्शन एंड रो काइनेज एंजाइम्स और प्रोटीन्स, ठीक। तो आपकी अगर बात करें मसल्स की बात करें तो मेनली ये मसल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, याद रखिए। तो G-alpha-S जो है अगर वो स्केलेटल मसल्स हुआ तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अगर वो आपके स्मूथ मसल्स हुआ तो उसको रिलैक्स करेगा। इसके अपोजिट GI और GQ जो है चाहे वो स्केलेटल मसल्स हो, कार्डियक हो या फिर स्मूथ हो, सबको क्या करेगा, कॉन्टैक्ट ही करेगा। अब आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट है आपका G-alpha-O या फिर G-alpha-IO, क्योंकि ये जो एक्शन है सिमिलर टू द आई होता है O का, बट जिसका जो लोकेशन है, आपके जो आइसोमर्स का टाइप्स हैं वो अलग, जो आइसोटाइप्स हैं वो अलग होते हैं, इसलिए नाम अलग अलग है, ठीक है। तो बेसिकली इट आल्सो इनएक्टिवेट द एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एंड डिक्रीज द साइक्लिक एमपी पाथवे। नेक्स्ट है आपका G-alpha-OLF ऑल्फैक्ट्री, क्योंकि ये ऑल्फैक्ट्री लोब में बेसिकली होते हैं, और आपके G-alpha-OLF जो हैं आपके S की तरह होते हैं, मीन्स इट आल्सो एक्टिवेट द एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एंड एनहेंस द साइक्लिक एमपी पाथवे। फिर है G-alpha-T, ये बेसिकली आपके ऑक्यूलर सिस्टम में होते हैं और ये बेसिकली ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उसके थ्रू साइक्लिक जेएमपी पाथवे इनहिबिट होगा। ये ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम एंड डिक्रीज द साइक्लिक जीएमपी पाथवे। इसके अलावा जो फास्फोडाइस्ट्रेस 6 एंजाइम है उसको भी एक्टिवेट करते हैं। जितने भी फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम है वो बेसिकली साइक्लिक एमपी या साइक्लिक जीएमपी को इनएक्टिव बनाते हैं। तो अगर वो फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो साइक्लिक एमपी पाथवे या साइक्लिक जीएमपी पाथवे कम होगा। तो इस तरीके से ये कम करता है आपके साइक्लिक जीएमपी पाथवे को बाय डुअल एक्शन, डायरेक्टली इनहिबिट द एंजाइम ग्वानिल साइक्लेज एंड एक्टिवेट द एंजाइम फास्फोडाइस्ट्रेस, ठीक। नेक्स्ट है आपका G-alpha-1, 14, 15 एंड 16, G-alpha-11, G-alpha-11, G-alpha-14, G-alpha-15 एंड G-alpha-16, ये 4 अलग टाइप के हैं, ठीक है। बट इनका जो फंक्शन है लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। दे एक्टिवेट द फास्फोलाइपेज C एंजाइम एंड इनहेंस द IP3 DAG पाथवे। नेक्स्ट है आपका जो 11 के बाद 14, 15, 16 था, बच गया कौन सा 12, 13। तो G-alpha-12 एंड 13 बेसिकली एक्टिवेट्स द और रेगुलेट द रो प्रोटीन्स, रो काइनेज प्रोटीन्स में वर्क करते हैं। इसके अलावा ये सोडियम कंडक्शन को भी इनहेंस करते हैं। अब बात करते हैं G बीटा गामा की। जनरली हम जो यूजी लेवल पे पढ़ते हैं कि G बीटा और गामा जो हैं इनएक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। मेजरली आपके जो ट्राइमर हैं उसमें G-alpha, G बीटा और गामा, बीटा और गामा साथ में रहते हैं, G-alpha अलग हो सकता है। तो G-alpha एक्टिव होते हैं, एक्टिव हो सकते हैं और G-alpha की ही एक्टिविटी होती है, G-alpha ही आपके सिग्नलिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। G बीटा और गामा भी कुछ सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट कर सकते हैं। जो 3 मेजर हैं आपके साइक्लिक एमपी, IP3 DAG और आयन चैनल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे और सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो G प्रोटीन्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं। जैसे कि बात करें आपके RAS की है, RAC रैक की हो या PI3 के मीन्स फास्फोडिडाइल इनोसिटाल 3 काइनेज की हो, GIRK की हो, PLC हो या AC की हो, मतलब फास्फोलाइपेज C या फिर एनाइल साइक्लेज एंजाइम की हो, इनको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके हेटेरोमेरिक जी प्रोटीन्स। नेक्स्ट है आपका मोनोमरिक जी प्रोटीन्स। जो मोनोमरिक मतलब केवल उसमें मोनोमर होगा, ट्राइमर नहीं होगा। हेटेरोमेरिक में 3 अलग सब यूनिट थे, अल्फा बीटा और गामा, तीनों एक साथ मिलकर बनते हैं ट्राइमर। इसमें एक ही होगा तो ये होगा मोनोमरिक। और ये बेसिकली आपके जो रास हैं, राप है, रान है, रो है, ARF है,
इन सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। बट इनका रोल आपके पीएचडी लेवल या पीजी लेवल पे है, अभी यूजी लेवल पे इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम बस पढ़िए कि ये चीज़ें होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड द सिग्नलिंग। इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द साइक्लिक एमपी पाथवे, IP3DG pathway. ठीक है, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.